हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी लेखपाल या अदर जो एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो ऐसे संबंध में इंडियन पॉलिटी जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका असल टॉपिक है। तो इंडियन पॉलिटी में से आज एक जो सब्जेक्ट है उसी में से एक टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत सारे ऐसे की टर्म्स होते हैं, शब्द हैं जिनकी व्याख्या एग्जाम में पूछी जाती है, और इससे संबंधित क्या क्या डिबेट हैं, कुछ केस हैं उनको भी देखेंगे, उन केसेस को भी समझेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के और उनके जो व्याख्या की गई है, तो उनसे संबंधित कौन कौन से केस हैं उन केसेस को भी हम आज देखेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि प्रस्तावना जो है वो संविधान का पहला यानी फर्स्ट है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं संविधान को। तो संविधान में प्रस्तावना का बहुत ही महत्व है, और इससे संबंधित कौन कौन सी डिबेट है उन सभी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करके अपनी प्रस्तावना पे आते हैं। प्रस्तावना क्या है जरा समझते हैं। ठीक है, चलो, प्रस्तावना दरअसल है क्या? प्रस्तावना जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था हमारी संविधान सभा में, उसको ही सर्वसम्मति से प्रस्तावना के रूप में या उद्देशिका के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो प्रस्तावना है हम भारत के लोग। पहली चीज क्या है? हम भारत के लोग। यानी कि जब हम स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं तो वहां लिखा होता है इंग्लिश में वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना से क्या क्या चीजें हमें पता चलती हैं? पर अगर प्रस्तावना की हम बात करें तो प्रस्तावना आपको क्या क्या बताती है? सबसे पहली चीज प्रस्तावना बताती है कि सरकार की जो वास्तविक शक्ति है वो किसके पास है ना। यहाँ जो प्रतिनिधित्व की यानी सरकार की जो शक्ति है, असली जो शक्ति है, यानी यहाँ पर जो सर्वोच्च है वो कौन है? सर्वोच्च है वो कौन है? जनता है, यानी भारत के लोग। कौन है? भारत के लोग। क्योंकि जो भी प्रतिनिधि वगैरह हैं सब चुने किसके द्वारा जाएंगे? भारत के लोग, यानी जनता के द्वारा। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज संविधान जो बताता है हमारे संविधान का स्वरूप भी ये बताती है कि स्वरूप कैसा होगा। और दूसरा, संविधान को अपनाने की तारीख, किस डेट में संविधान को अपनाया गया, ये तीन चीजों के बारे में बताती है प्रस्तावना। क्लियर है? तो पहली चीज, सर्वोच्च कौन है यहाँ पे? भारत के लोग, यानी भारत की जनता। दूसरा क्या कह रहा है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इंपॉर्टेंट की टर्म है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, दूसरा कह रहा है यानी क्या कह रहा है आगे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ठीक है, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कर रहे हैं, वो मैं बताऊंगा क्या क्या इनका मतलब है। अभी हम प्रस्तावना को आपको बता रहे हैं कि प्रस्तावना को क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं और क्या है, उपासना की स्वतंत्रता। क्लियर है? फिर कह रहा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्लियर है? ये है हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना। क्लियर है? अब इसमें हमने कुछ टर्म को अंडरलाइन किया है, उन टर्म को आपको समझना है और इन पर क्वेश्चन भी बने हुए हैं। देखो, प्रस्तावना को आपने पढ़ लिया, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको समझना कि उस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्या है कि हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग से तात्पर्य है कि जो सर्वोच्च शक्ति है संविधान में, सर्वोच्चता किसकी है? भारत के लोग, यानी जनता की। दूसरा क्या? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखो इस टर्म का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है? ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का, यानी जो प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है। ठीक है, यानी सॉवरेनिटी जो कहते हैं जिसको, तो सॉवरेनिटी क्या होता है? ठीक है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता क्या है, जरा ये समझो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक एवं निजी मामले में क्या करेगा? निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है।
अर्थात वो किसी भी देश के लिए क्या करे, कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सीधा मतलब यही है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में क्या करेगा, यानी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। जब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं होता, जब हम क्या करते, पहले ब्रिटिश के आधिपत्य में थे तो हम अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाते थे। अब हम अपने निर्णय क्या लेते हैं, स्वयं लेते हैं। ठीक है। दूसरी क्या है, इसके साथ साथ ऐसा कोई क्षेत्र, जब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होता है तो ऐसा कोई क्षेत्र जिस पर किसी ने पहले से दावा ना किया हो, तो उस क्षेत्र पर भारत दावा भी कर सकता है। ठीक है। जैसे सिक्किम को हमने भारत में मिला लिया, गोवा को मिलाया है ना, और हैदराबाद रियासत में 565 रियासतें आज़ादी के बाद हमने मिलाई उस सारे क्षेत्र में, तो वो क्या है, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से ही होता है। दूसरा अगला है अब समाजवादी। देखो पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर हम कुछ टर्म दे रहे हैं कि एक है समाजवादी शब्द, ये वाला यानी 1 नंबर दे दो, पंथ निरपेक्ष इसे 2 नंबर लिख दो, और एक है यहाँ पर अखंडता शब्द, ये इसे दे दो नंबर 3। ये 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द हैं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, अर्थात प्रस्तावना में संशोधन किया गया पहली बार कब, 1976 में संशोधन किया गया। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से पूछे जाते हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो तीनों शब्दों को याद रखना आप, ये 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब इनका मतलब क्या कि समाजवादी, देखो समाजवादी तत्व तो ऐसा नहीं था, भारत में पहले से जब प्रस्तावना में नहीं भी था तब भी समाजवादी तत्व थे। समाजवादी तत्व का मतलब है कि जनता का कल्याण करना डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के द्वारा, तो भारत में ये तत्व पहले से मौजूद थे, बस शब्द में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष क्या है, इसका मतलब भारत पंथ निरपेक्ष जो था ये भी है, क्योंकि सेकुलर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसका मतलब क्या होता है पंथ निरपेक्ष, देखो भारत में जो प्रस्तावना में कहीं भी धर्म निरपेक्ष की बात नहीं की गई, ध्यान रखना। अक्सर कर हम लोग धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है वहाँ, हालांकि इसका मतलब लगभग वही होता है, लेकिन जो प्रस्तावना में शब्द है वो पंथ निरपेक्ष है हिंदी में। ठीक है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। पंथ निरपेक्ष से मतलब क्या होता है, देखो धर्म जैसे मान लो जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है या हिंदू धर्म है या इस्लाम है, तो जैन धर्म के अंदर क्या होता है और भी कई सारे पंथ में डिवाइड होता है, जैसे कि श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर क्या होते हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर जो क्या करते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते, नग्न अवस्था में रहते हैं। बौद्ध धर्म में जैसे हीनयान, महायान है। तो क्या करता, धर्म के बाद भी एक धर्म जो है कई पंथों में बट जाता है। तो यहाँ पर धर्म के अलावा भी धर्म से भी बड़ा लेकर लिया भारत ने, पंथ निरपेक्ष लिया, यानी कि धर्म के अंदर भी अलग अलग पंथ हैं, उनको भी कैसा निरपेक्ष, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म या पंथ अपनाने की क्या पूरी स्वतंत्रता होगी। दूसरा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है कि पहली चीज़ ये, यहाँ पर जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति मतलब जो सरकार का प्रमुख होता है वो चुना किसके द्वारा जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री हैं शक्ति पे, तो प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है प्रतिनिधि, ना कि वो वंशानुगत होगा या कोई राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जैसे उसे बोलते हैं राजशाही। यहाँ लोकतंत्र का सीधा मतलब होता है कि जो प्रतिनिधि है वो किसके द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा। क्लियर है बात। अब यहाँ पर क्या कह रहा है आगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना के अंदर सिर्फ 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। वो कौन कौन सी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी व्यक्ति के सामाजिक न्याय की बात की गई है, उसके आर्थिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। कई बार शब्द जोड़ देता व्यापारिक शब्द, तो व्यापारिक शब्द यहाँ नहीं है। सांस्कृतिक शब्द जोड़ देता, सांस्कृतिक नहीं है यहाँ। धार्मिक शब्द, धार्मिक न्याय भी नहीं है यहाँ। यहाँ सिर्फ क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करें। यानी जो न्याय है वो कितने प्रकार का है, 3 प्रकार के न्याय की बात जो है वो प्रस्तावना में की गई है। वो कौन कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्लियर है, ये बात याद रखना आप, इससे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता। प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता कौन कौन सी है, विचारों की,
अभिव्यक्ति की, विचार जो एक्सप्रेस करने की बात होती है। विश्वास, धर्म और उपासना, ये लगभग तीनों मिलते जुलते शब्द हैं। विश्वास का मतलब होता है किस में आप फेथ रखते हैं, किस में आपको बिलीव है, वो आपकी स्वतंत्रता है, कोई दिक्कत नहीं। धर्म कौन सा आप अपनाते हैं वो आपकी स्वतंत्रता है। फिर उसकी उपासना करने की भी छूट है, आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है। कोई मंदिर में जाके उपासना करता है, उपासना कैसे करना वो अपनी अपनी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उपासना यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो पूछा जा सकता है स्वतंत्रता कौन सी और 5 प्रकार कौन कौन, वो भी याद रखना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की, इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। समता कितने प्रकार की है, यहाँ पर समता 2 प्रकार की बात की गई है। देखो प्रस्तावना में सिर्फ 2 ही प्रकार की समता है, और वो कौन कौन सी है, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा होता है डिग्निटी एंड अवसर होता है अपॉर्चुनिटी। 2 तरह की समता की बात की गई, यानी प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मान सम्मान रहना चाहिए सामाजिक स्तर पे, और अवसर मतलब उसको बराबर आगे बढ़ने की अवसर मिलने चाहिए। तो ये इन दोनों की समता की बात की गई है यहाँ प्रस्तावना में। फिर कह रहा प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। पहले सिर्फ राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिए होता था, यानी हम सब एक रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इस समय एक नया शब्द जोड़ा गया, अखंडता। यानी अब भारत पूर्ण रूप से अखंड है, कोई भी हिस्सा भारत से पृथककृत नहीं हो सकता। अगर कोई राज्य कहे, जैसे जम्मू कश्मीर का मामला आए दिन चलता रहता था, तब वो बात क्या करते, क्योंकि तब हमारी प्रस्तावना में अखंड शब्द नहीं था। अब एक नया शब्द जुड़ गया 1976 के बाद, अखंडता, यानी पूरा भारत एक खंड है, इसको पृथककृत नहीं किया जा सकता है। को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, इंपॉर्टेंट डेट है, हमने क्या कहा था, इस डेट को ही संविधान को अपनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के बीएड के एग्जाम में ही पूछा गया था, या कई बार एग्जाम रेलवे में पूछा गया कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो पहला डेट 26 जनवरी 1950 को, और बच्चे टिक भी कर देते हैं 26 जनवरी 1950। अपनाने की अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 होगा, ना कि 26 जनवरी 1950 होगा। ये बात ध्यान रखना, जब भी संविधान को अपनाने की अगर बात की जाए तो डेट कौन सी आएगी, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान, और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, फिर हमने कहा प्रस्तावना। देखो प्रस्तावना में क्या है, सर्वोच्च किसके शक्ति पास, किसके पास है, स्वरूप कैसा है भारत का। देखो स्वरूप इस तरीके से बताया कि भारत कैसा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। इसके अलावा इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर सीधा सीधा इनसे बनता है। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द ध्यान रखना, ये तीनों शब्द कब आए हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आए हुए हैं। क्लियर है पॉइंट। तो ये है हमारी प्रस्तावना। ठीक है, अब प्रस्तावना में ही संबंधित बहुत सारी डिबेट हैं, कई सारे इसके अंतर्गत क्या हैं, इस प्रस्तावना के अंदर कई सारे केस हैं, जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। तो उन केसेस को भी हम देख लेते हैं, और हमारे पास यहाँ इतनी जगह स्पेस है। ठीक है, चलो ये पॉइंट आपने नोट किए होंगे। अब हम चलते हैं उन केसेस पे, कौन कौन से केस हैं सुप्रीम कोर्ट के जिस पे जजमेंट हैं, जहां प्रस्तावना से संबंधित निर्णय लिए गए। पहला केस है गोपाल नाथ केस। और ये कब आया, 1957 में आया था, 1957 में। 1957 में जब ये केस आया गोपाल नाथ केस, तो इस केस का महत्व, प्रस्तावना से रिलेटेड केस की हम बात करेंगे, बाकी किसी केस की बात नहीं करेंगे जहां प्रस्तावना संबंधी कोई भी तथ्य अगर आया है तो। ठीक है, तो गोपालनाथ केस में क्या कहा, गोपालनाथ केस में ये बताया गया कि जो प्रस्तावना है, यद्यपि प्रस्तावना संविधान का प्रथम पृष्ठ है, यानी इसकी शुरुआत संविधान होती है, लेकिन प्रस्तावना जो है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति में अगर ये कहे कि प्रस्तावना के आधार पर कहे कि हमारे सरकार जो है अधिकारों का हनन कर रही है, यानी प्रस्तावना के आधार पर अगर कहे कि धर्म की स्वतंत्रता नहीं मिल रही हमें, या अवसर समान नहीं मिल रहे हैं, तो इस बेस पे यानी प्रस्तावना के आधार पर कोई व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। ठीक है, अर्थात प्रस्तावना के अंदर जो प्रावधान है उनको लागू कराने के लिए आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। ये कहा गया गोलकनाथ केस 1957 के अंदर।
ठीक है, पूछा जाता है। अर्थात प्रस्तावना जो है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये कब कहा गया? ये गोलकनाथ केस 1957 में कहा गया। बात क्लियर है? तो ये पूछा जाता है आपसे। दूसरा केस है, फेमस केस है बेरूवाड़ी केस। ठीक है, बेरूवाड़ी केस कह सकते हैं या मामला कह सकते हैं। ये 1960 में आया था। ये बेरूवाड़ी क्षेत्र जो है वो पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर लगता था, जो वर्तमान बांग्लादेश है। तो उसी में एक बेरूवाड़ी क्षेत्र था बंगाल का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी। बेरूवाड़ी जो केस था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। ठीक है, क्या निर्णय दिया था? साफ साफ कहा था कि प्रस्तावना जो है, यहाँ पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग ही नहीं है। प्रस्तावना जो है यानी हमारा जो प्रियम्बल है वो क्या है? संविधान का भाग नहीं है, संविधान का क्या है? अंग नहीं है। चूंकि अगर ये संविधान का अंग नहीं है तो उसने क्लियर बोल दिया कि इसमें क्या हो सकता है? इसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। साफ साफ इनकार कर दिया था। बेरूवाड़ी केस में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पूछा जाए किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है ये कहा गया कौन से? बेरूवाड़ी केस 1960 में। और चूंकि अंग ही नहीं है जब संविधान का, तो इसमें कोई भी अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता, संशोधन भी नहीं किया जाएगा, ये कहा गया 1960 में। फिर उसके बाद इसमें ये कहा गया कि अगर कोई संदिग्ध भाषा है तो उसमें न्यायालय द्वारा यानी जब मामले हैं तो उनको क्या किया जा सकता है? उसको कोड किया जा सकता है और उसको मतलब व्याख्यात किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात बेरूवाड़ी केस इंपॉर्टेंट। पहला केस कौन सा था? गोलकनाथ केस। दूसरा था बेरूवाड़ी केस। और तीसरा केस आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये आया था 1973 में, 1973 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा था। केशवानंद भारती के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। दरअसल केशवानंद भारती थे जो वो केरल राज्य में एक जगह पड़ती है एडनेर। तो एडनेर के अंदर इनका एक मठ था और मठ के आसपास बहुत सारी ज़मीन थी, जो केरल सरकार और केशवानंद भारती के बीच का मामला था। दरअसल होता क्या, केरल के अंदर एडनेर जो जगह है वहाँ पे जो मठाधीश होता है मठ का, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत होती है, यानी लोग उसको बहुत ही मतलब भगवान की तरह मानते हैं और उनके विचारों को फॉलो करते हैं। तो जब ये क्या हुआ, मठ की ज़मीन को सरकार ने किसी प्लान के तहत कैसे भी लड़ने की कोशिश की होगी, तो केशवानंद भारती ने केरल जो हाईकोर्ट है उनकी शपथ ली, मतलब शरण ली। तो केरल हाईकोर्ट ने हालांकि सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट की शरण ली इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी थी, और वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से ही 1970 के केस से रिलेटेड है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा, ये तो यद्यपि यहाँ भी इन्होंने भी कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, ये इन्होंने भी बोला था यहाँ पर। प्रस्तावना जो है वो क्या है? संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक जजमेंट दिया कि प्रस्तावना जो है ये क्या है? इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात संविधान का मूलभूत ढांचा। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया और कई बार पूछा जाता है कि जो संविधान का मूलभूत ढांचा है वो किससे संबंधित है? तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 से संबंधित है। 1973 का जो केस है उससे संबंधित है। केशवानंद भारती के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दी थी, अर्थात संविधान का मूलभूत ढांचा। तो मूलभूत ढांचा सिद्धांत क्या कहता है? मूलभूत ढांचा सिद्धांत ये कहता है कि राज्य जो है यानी संसद जो है वो संशोधन कर सकती है हर किसी में, बशर्ते वो संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित नहीं कर सकती है, अर्थात मूल ढांचा को प्रभावित ना करता हो। तो यहाँ पर ये कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन ये फिर भी बेसिक जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, अर्थात प्रस्तावना मूल ढांचा है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है संसद, लेकिन उसको संशोधन करने के लिए उसको विस्तारवादी और उसको सशक्तिकरण यानी मजबूतीकरण के लिए कर सकती है, उसको नकारात्मक नहीं कर सकती। अर्थात इसमें जो प्रस्तावना के अंदर जो संशोधन किया जाएगा वो सकारात्मक किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, 1973 में जजमेंट आया और आपको पता है कि इसमें 42वां संविधान संशोधन कैसे हुआ था?
42वां संविधान संशोधन भी हुआ है, और वो कब हुआ, 1976 में हुआ। अगर संविधान में संशोधनीय नहीं है प्रस्तावना, जैसे यहाँ कह रखे इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, तो फिर ये संशोधन हुआ कैसे है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 1973 में कि अगर प्रस्तावना के अंदर क्या किया जाए, विस्तारवादी कोई संशोधन किया जाए, पॉजिटिव सेंस में अगर कोई भी संशोधन किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए, तो वो एक्सेप्टेबल है, स्वीकार किया जाएगा, कर सकती है संसद। तभी तो 42वें संविधान संशोधन के अंदर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया, जिससे क्या हुआ, प्रस्तावना का विस्तार हुआ। इससे कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि पॉजिटिविटी हो रही। पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द को जोड़ा, समाजवादी जोड़ा, ये समाज के कल्याण के लिए चीज़ें, अखंडता जैसे जोड़ा, तो ये कैसा, ये पॉजिटिव मतलब उसमें अमेंडमेंट था, निगेटिव अमेंडमेंट नहीं था। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना, ठीक है। तो ये था आपके इससे रिलेटेड केसेस, ठीक है। ये 3 केस इंपॉर्टेंट हैं जो प्रस्तावना से संबंधित हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम चलेंगे आगे कि प्रस्तावना को किस किस लोगों ने क्या कहा गया। जैसे पंडित नेहरू के अनुसार देखते हैं तो प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की कुंजी। संविधान की कुंजी किसने कहा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रस्तावना को जो संविधान की कुंजी है वो पंडित नेहरू ने ही कहा था, ठीक है। तो ये प्रस्तावना से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, इनमें क्या क्या स्वतंत्रता, क्या क्या चीज़ें थी, और वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। फटाफट इन्हें आप इन केसेस को और इनको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे। जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। तो ये थी प्रस्तावना, और प्रस्तावना लगभग आपकी पूरी खत्म हो चुकी है। इसमें कौन कौन शब्द थे मैंने वो शब्दों का भी बता दिया। अच्छा, प्रस्तावना में शब्द है जैसे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब सीधा ये होता है किसी को आगे बढ़ने के अवसर की प्राप्ति, ठीक है, उसको कहते हैं हम स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये कौन कौन से प्रकार की स्वतंत्रता है ये आप याद रखना, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। फटाफट नोट करो, फिर हम चलेंगे आगे। अब हम देखेंगे इसके बाद, तुरंत बाद अगर इसके याद आएगा तो हम देखेंगे अब संविधान में कौन कौन सी शेड्यूल हैं, अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं, और वो अनुसूचियाँ पढ़ लेते हैं, फिर संविधान के स्रोत पढ़ लेते हैं जहाँ से सीधा एक एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे एक एक टॉपिक वाइज। और ये यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, क्योंकि यहाँ से बने क्वेश्चन फिर हम पंचायती राज की क्लास कर लेंगे, और पंचायती राज में भी बहुत सारे पॉइंट बनेंगे और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी लेखपाल के अंदर, यूपी पुलिस के अंदर, इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी में भी, और सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो पंचायती राज पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यूपी लेखपाल का एग्जाम आने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्लियर है। तो ये थी प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना के अंदर जो भी पॉइंट थे वो मैंने आपको डिटेल में एक एक पॉइंट समझा दिया है। इनसे ही क्वेश्चन बनेगा। प्रस्तावना के अंदर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके वनडे एग्जाम में इससे डीपली नहीं पूछे जाएंगे, बहुत रेयर क्वेश्चन। आपको बस इतना याद रखना, न्याय है तो 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगर स्वतंत्रता की बात की तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सी है वो, क्योंकि कई बार क्या करेगा क्वेश्चन में कह देगा प्रस्तावना के अंदर किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया, इनमें से कोई 3 देगा, एक चौथी अलग प्रकार की रख देगा, और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इन तीनों को, वर्ड्स को ही याद रखना, पांचों को। और यहाँ 3 तरह के न्याय की बात की गई, ना सांस्कृतिक है, ना धार्मिक है, ये कोई न्याय नहीं है यहाँ जबकि, और ना व्यापारिक की बात की गई है ना, या व्यापार की स्वतंत्रता की बात भी नहीं यहाँ की गई है। तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चन इनसे ही बन जाता है और हम वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट ये सब ध्यान रखना, प्रतिष्ठा और अवसर की ही समता है, बाकी किसी चीज़ की समता की बात नहीं की गई प्रस्तावना में, ठीक है। और ये 3 शब्द जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष है ही नहीं हमारे प्रस्तावना के अंदर शब्द, पंथ निरपेक्ष है हिंदी में शब्द, अखंडता है, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कहाँ कहाँ कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और कहाँ है, तो वो हमने जजमेंट भी आपको बता दिए, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट। और संविधान को, इसी प्रस्तावना को किसने कहा था संविधान की कुंजी, पंडित नेहरू ने, वो भी पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। तो यही है प्रस्तावना से रिलेटेड पॉइंट। चलिए अब हम देख लेते हैं
जो हमारी अनुसूचियां हैं, पहले 8 मूल संविधान में अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, तो उन 12 अनुसूचियों को एक एक करके हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे जो संविधान में पहले क्या था, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। अब अनुसूचियां क्या होती हैं जरा उनको भी समझ लेते हैं। दरअसल अनुसूचियां क्या हैं, संविधान जैसे हम बुक बनाते हैं तो बुक के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्टार्टिंग में हम यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, तो जो यूनिट हैं वही संविधान के एक तरह से भाग, क्योंकि संविधान भी तो पुस्तक ही तो है। अब क्या है, उसके अंदर जो हम चैप्टर वगैरह पढ़ते हैं क्रम से, तो वो सारे के सारे जैसे इसके अंदर हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो वो आर्टिकल कहलाते हैं, अनुच्छेद कहलाते हैं। तो संविधान बनाते समय कई सारे डेटा के यानी टेबल की आवश्यकता हुई, तो उन टेबल को हमने एक जगह बना लिया, तो वो 8 की 8 जो टेबल हैं वही आपकी एक तरह से क्या हैं, अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अगर हम बात करेंगे जो संविधान की अनुसूचियां हैं, तो मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो +4 हो चुकी हैं, यानी अब जो हैं वो 12 अनुसूचियां हैं, 4 बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो वर्तमान संविधान में कुल कितनी, 12 अनुसूचियां हैं। तो हमें ये अनुसूचियां जो हैं वो क्रम से याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है एक। तो यहाँ पर हमने अनुसूचियों को लिखा है, अब हम उन्हें डिटेल में आपको समझाते हैं क्या है अनुसूचियाँ। जैसे अगर हम बात करें प्रथम अनुसूची की, तो प्रथम अनुसूची के अंदर क्या किया गया, भारतीय संघ एवं घटक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची के अंदर भारत के राज्य एवं संघ शासित राज्य यानी यूटीज की बात की गई। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो भारत में कितने 28 स्टेट्स हैं और आपकी कितनी है 8 यूटीज हैं। ठीक है, 8 यूटी हैं। तो वर्तमान समय में 28 और 8 की बात चल रही है, यानी कितना, ये प्रथम अनुसूची के अंदर। तो प्रथम अनुसूची में आप इतना याद रखना, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र की बात की गई। तो पहला हमारा काम क्या, देखो जब हमने देश आज़ाद हुआ सबसे पहला हम डेटा कहाँ रखेंगे, पहले हम देखेंगे हमारे कौन कौन से देश के अंदर राज्य हैं और कौन कौन सी यूटी हैं। फिर उनके बाद आएंगे अधिकारी वगैरह जो भी आएंगे, या जो भी मतलब मुख्य शासन जो करने वाले हैं, चाहे उसके अंदर राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, या फिर मतलब प्रधानमंत्री हो, या वित्त जो उनके अलावा जो और मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, या फिर इन सभी का। तो उनमें हम द्वितीय में क्या करेंगे, जो दूसरी अनुसूची है उनके वेतन भत्ते एवं पेंशन की बात की आदि की। तो ये वेतन भत्ते पेंशन किसकी, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और या जो भी पदाधिकारी हैं, शीर्ष पदाधिकारी, उन सभी के वेतन भत्ते और पेंशन आदि की बात किसमें की गई, दूसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची के अंदर है शपथ ग्रहण, यानी कि जो उच्च पदाधिकारी हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय के जज हैं, ठीक है, या जो हमारे विभिन्न प्रकार के आयोग हैं उन सभी के, या फिर जो भी मतलब राष्ट्रपति हैं या उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनकी शपथ ग्रहण, यानी ये क्या शपथ लेंगे, उन शपथ ग्रहण के बारे में यहाँ पर दिया गया, कौन शपथ दिलाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में किसमें बात की गई, तृतीय अनुसूची में। चौथी अनुसूची के अंदर क्या किया गया, चौथी अनुसूची में जो राज्यों और संघ शासित जो क्षेत्र हमने चुने, जो ऊपर कौन से 28, पहले में हमने क्या किया, कितने राज्य हैं, कौन कौन सा हमारा क्षेत्र है, यूटी कितनी है, वो पहली में। दूसरी में हमने क्या किया, जो भी हमारे राज्यों में शासन करने वाले हैं या उनके यूनियन गवर्नमेंट है, उन सभी के वेतन भत्ते या पेंशन उनके जो भी अधिकार उनके की बात की। तीसरी हमने उन्हें क्या, शपथ दिलाने की बात करी। और चौथी अनुसूची हम क्या करेंगे, अब राज्यों और जो संघ शासित राज्य हैं यानी यूटी हैं उनके बीच क्या करेंगे, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी उनकी राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ठीक है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात किसमें की जाएगी, चौथी में। पांचवी अनुसूची के अंदर हम बात किसकी करेंगे, SC ST जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के जिनके जिला प्रशासन की बात की गई, किसके अंदर, पांचवी अनुसूची में। उनका प्रशासन कैसे किया जाएगा, उनकी बात की गई है आपकी पांचवी अनुसूची के अंदर। छठी अनुसूची ये बताती है, 4 राज्यों की बात करती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चारों के चारों राज्य पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अब इन पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर जनजाति जो है, उन जनजातियों के प्रशासन की कैसे व्यवस्था की जाएगी, वो हमने बात की छठी अनुसूची में। ध्यान रखना, छठी अनुसूची में कितने राज्य हैं, 4। कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के अंदर जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन की, उनकी देखरेख की, उनकी व्यवस्था की बात किसमें की, छठी अनुसूची के अंदर। ठीक है, फिर से बताता हूं, पहली अनुसूची भारत के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र,
दूसरी अनुसूची में हमने क्या किया, जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते पेंशन की बात की। तीसरी में शपथ की बात करेंगे। चौथी अनुसूची के अंदर हमने क्या किया, जो राज्य है और यूटी है यानी इनके बीच राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। पांचवी में SC ST के अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां उनके प्रशासन की। छठी अनुसूची में हमने असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन 4 राज्यों के जिला प्रशासन के या प्रशासन की बात की। अब आते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या करती है, 7वीं अनुसूची के अंदर क्या किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया, किसके किसके, केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जब बंटवारा किया तो 3 सूची बनाएंगे, एक है यूनियन लिस्ट और एक है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो ये क्या है, इसके संबंधित जो भी कानून होते हैं, इसके अंदर जितने भी विषय हैं उन पर कानून कौन बनाता है, उन पर कानून बनाती है यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। वर्तमान समय में अगर इसमें विषय की बात करें 100 हैं और पहले इसमें थे 97, ध्यान रखना। पहले कितने थे, इसमें 97 विषय थे, अभी इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची की अगर हम बात करें तो राज्य सूची से संबंधित कोई भी जो विषय है उस पर कानून बनाने की पावर राज्य को होती है। यहाँ अभी इसमें 61 हैं, पहले 66 थे। ठीक है, अगर हम बात करें संवर्ती सूची तो संवर्ती सूची के अंदर वर्तमान में जो विषय हैं वो कितने हैं, 52 और पहले कितने थे, 47। ठीक है, एक बार चेक कर लेना वर्तमान समय में इसमें कितने हैं। संवर्ती सूची के अंदर जो विषय हैं वो 52 हैं और पहले कितने थे, हाँ ठीक है, पहले 47 थे इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, 52 विषय हैं। तो ये है 3 तरह की लिस्ट। अब मुद्दा जरा समझो ध्यान से, संघ सूची और राज्य सूची जो है ये संविधान में पहले से यानी उसमें अवेलेबल थी, और ये जो संवर्ती सूची का जो मुद्दा है ये कहाँ से हमने लिया, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट किया गया चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मुद्दा है, संघ सूची के अंदर कोई भी अगर विषय है, जैसे कि रेलवे है, विदेश मामले हैं, रक्षा है, व्यापार है, ये किसके अंदर है, ये जो मामले हैं ये संघ सूची के विषय हैं। तो इस पर कोई भी एक्ट बनेगा, कानून बनेगा, वो सिर्फ स्टेट यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। जबकि राज्य सूची के अंदर जैसे पुलिस है, भूमि है, कृषि है, सिंचाई है, इन सभी पर जो कानून, लॉ एंड ऑर्डर है, उन पर कानून कौन बनाता है, इन पर कानून बनाने की राज्य की अधिकार है, राज्य बनाती है। अब संवर्ती सूची के अंदर विषय ऐसे आते हैं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा या इस तरह के विषय हैं। इन विषयों पर संघ और राज्य दोनों को अधिकार होता है कानून बनाने का। यद्यपि अगर कभी संघ और राज्य के बीच डिबेट हो जाए, मतलब उनके बीच में अगर कोई विवाद होता है, तो उस केस में यहाँ पर संघ जो सरकार है वो अधिक मानी जाती, वरीयता दी जाती है। अर्थात उसकी कहने का मतलब यहाँ जो पावर है संवर्ती सूची के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अधिक है, स्टेट गवर्नमेंट की कम है। ठीक है, अब चलते हैं हम 8वीं अनुसूची पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 8वीं अनुसूची के अंदर क्या किया गया, हमारी जो भाषाएं हैं, राज्यों की भाषाओं के जिक्र किया गया है। और वो पहले जो 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं जो क्षेत्र थे, हम उन्हीं पे, पहले स्टेट भी हमारे 14 ही थे भाषा के आधार पर, या उन देखें तो 14 भाषाएं थी मूल पहले। अब वर्तमान समय में इसमें 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं कैसे हुई, पहले 14 थी तो 8 बाद में जोड़ी गई हैं। तो कौन सी, एक तो 1967 में सिंधी जोड़ी गई है, और 1967 में जब सिंधी भाषा जोड़ी गई तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। कौन सा 21वां, 21st सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। नमक याद रखना, नमक, ना से मतलब नेपाली, मा से मतलब मणिपुरी, और का से मतलब कोंकणी। कोंकणी जो है गोवा की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, और अगर हम बात करें मणिपुरी जो भाषा है वो मणिपुर की आधिकारिक भाषा है, और सिक्किम वगैरह क्षेत्र में उधर बोली जाती है ये नेपाली वगैरह। ठीक है, या तो ये जो भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये 1992 में जोड़ी गई थी। कब, 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। फिर 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई इसमें 92वां 92nd संविधान संशोधन हुआ था, 92nd। ठीक है, इसके द्वारा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। अच्छा देखो लिखा भी है यहाँ, 92वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो अब मिला के पहले 14 थी, अब कितनी हो गई इसमें, 8 ये जुड़ गई, तो 22 भाषाएं हैं हमारे 8वीं अनुसूची के अंदर। अब अगर हम बात करें 9वीं अनुसूची को, तो 9वीं अनुसूची जो है वो संविधान में पहले नहीं थी, हमने कहा था पहले 8 थी।
तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। 1951 में जोड़ने के पीछे उद्देश्य ये था, पहली बात, देखो संविधान 50 में लागू हुआ, 51 में संशोधन करके इसे जोड़ना पड़ा। इसका कारण ये था कि राज्य के जो संपत्ति का अधिग्रहण का मामला था, उस समय संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट हुआ करता था, और अगर राज्य को विकास कार्य करने हैं तो संपत्ति का अधिग्रहण भी करना पड़ेगा। कोई मास्टर प्लान लेकर आएंगे तो संपत्ति के अधिकार की इसको अधिग्रहण करने के लिए क्या किया, 9वीं अनुसूची लेकर आए। और 9वीं अनुसूची के अंदर अगर कोई भी एक्ट डाल दिया जाता था, कोई भी अधिनियम, तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो संविधान हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट है, वो इस पर न्यायिक जांच नहीं कर सकता था। ठीक है, ये इसके अंदर रखा गया। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा ही इसीलिए गया था। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो लगभग इसके अंदर 284 एक्ट हैं, 284 एक्ट रखे गए। आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा एक्ट। यानी जब भी सरकार को किसी एक्ट की जुडिशियल रिव्यू से बचना है, न्यायिक समीक्षा से बचना है, तो वो 9th शेड्यूल में डाल देते थे। 9वीं अनुसूची में डाल दिया, इसका मतलब संविधान अब क्या कर सकता, सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक जांच नहीं करेगा। हालांकि अब हो गया है, अब न्यायिक जांच कर सकता, पहले नहीं था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि 284 एक्ट इसके अंदर अभी तक हैं वर्तमान समय में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट 9वीं अनुसूची के अंदर क्या, 9वीं अनुसूची के अंदर अगर कोई कानून जाता था तो उसकी न्यायिक जांच करने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं थी, इसीलिए इसको जोड़ा गया था। अब है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1985 में। इसमें 52वां संविधान संशोधन किया गया था। ये दल बदल कानून से संबंधित है, ऐसे याद रखना, 10वीं मतलब दल बदल कानून, 10वीं मतलब दल बदल कानून। क्लियर है। अब हम चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट 11वीं और 12वीं, जो कि आपके लिए यूपी लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी, क्योंकि वो संबंधित ही लोकल प्रशासन से हैं, यानी लोकल गवर्नमेंट से हैं। और लोकल गवर्नमेंट जो है आपका मुख्य टॉपिक है यूपी लेखपाल का, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए हम उसे डिटेल में अभी पढ़ाने वाले हैं आपको 11वीं और 12वीं को। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ 7वीं से। 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। अब शक्तियों का बंटवारा की बात करेंगे तो 3 लिस्ट बनाई गई हैं। वो कौन कौन सी लिस्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। तो 3 यूनियन लिस्ट बोलते हैं संघ सूची को। यूनियन लिस्ट के अंदर कोई भी अगर सब्जेक्ट विषय है, उस पर कानून बनाने की, एक्ट बनाने की जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर अगर कोई भी सब्जेक्ट है, उस पर कानून बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को होती है। ठीक है, स्टेट अगर हम लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में वर्तमान में जो विषय हैं वो 61 हैं, 61 हैं। और समवर्ती, इसमें संघ सूची में आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर कितने विषय हैं, 100 विषय दिए गए हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब उसमें 52 विषय हैं, कुछ नए विषयों को भी जोड़ा गया है। तो समवर्ती सूची के अंदर अगर कोई भी मतलब विषय है, उस पर कानून बनाने की पावर जो है वो राज्य और केंद्र सरकार दोनों के पास होती है। लेकिन अगर किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है राज्य और केंद्र के बीच, तो केंद्र की ही बात मानी जाएगी, यानी केंद्र अधिक पावरफुल माना जाएगा। क्लियर है, ये मुद्दा है। कहने का मतलब कोई कानून बना रहा, राज्य उसमें सहमत नहीं है, लेकिन केंद्र चाह रहा है तो केंद्र बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको राज्य को मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर किसकी ज़्यादा है, इसकी। ठीक है, अब हम चलते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में मूलतः जो थी ना, वो 14 भाषाओं की बात की गई थी। बाद में इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई समय समय पर 3 संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन से, एक तो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, 1967 में। फिर इसमें क्या किया गया, सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। फिर अगला संशोधन हुआ जाके कब, 92 में, जो 71वां संविधान संशोधन था, इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 2003 में, यानी 92वें संविधान संशोधन 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, इसके अंदर 4 भाषाओं को जोड़ा गया, संथाली, डोगरी, बोडो और मैथिली। ठीक है, तो ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम चलते हैं 9वीं अनुसूची पे। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये मूल संविधान में नहीं थी। मूल संविधान में ये 8 अनुसूचियां थी पहले वाली। 9वीं अनुसूची को 51 में ऐड किया गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा। इसका कारण ये था कि जो संपत्ति के अधिग्रहण के मामले ज़्यादा चल रहे थे, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, उन्होंने संसदीय अमेंडमेंट किया और एक 9वीं अनुसूची को जोड़ा। और इसके अंदर कहा कि अगर कोई भी एक्ट बनेगा वो 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक जांच नहीं कर सकता था।
ठीक है। तो इसलिए इसको एक्ट को क्या किया, इसमें बहुत 9 शेड्यूल में धड़ाधड़ संविधान एक्ट बनाए गए उस देश आज़ादी के बाद। फिर सारे एक्ट कहाँ डालते, जहाँ जहाँ लगा कि सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकता है उस सब एक्ट को कहाँ डालते रहे, इसके अंदर। समझ सकते हैं आप 284 एक्ट वर्तमान में इसके अंदर हैं, हालांकि अब जांच कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची से याद रखना दल बदल कानून, और ये 1985 में ऐड की गई थी। अब हम चलेंगे अपने इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जहां हमें पढ़ना है 11वीं और 12वीं अनुसूची, जो कि बहुत अधिक एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट आप इन सभी अनुसूचियों को नोट कर लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट एक एक अनुसूची को यहाँ पर लिख लो आप, और ये सारी अनुसूचियाँ आपके एग्जाम में आने वाली हैं, ठीक है। तो फटाफट नोट करो आप लोग, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं, तुरंत ही आगे चलते हैं और अगले देखते हैं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट अनुसूचियां हैं। अब हमारे पास 2 अनुसूचियां बची हैं पढ़ने के लिए, जो हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची, ठीक है। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची में क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे। इंक बहुत पकड़ता है ये। चलिए, अब आ जाइए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, और इधर आ जाते हैं हम 12वीं अनुसूची। ठीक है, ये 3 अनुसूचियां हैं। आज हम सिर्फ इन अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर कल की क्लास में हम जब लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची से रिलेटेड जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है उसको पढ़ेंगे, और यहाँ पर शहरी क्षेत्रों के लिए जो नगर निगम चुनाव है, नगर निगम की व्यवस्था जो की गई है उस पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, नगर पालिकाएं वगैरह उन पर पढ़ेंगे। तो चलो अब हम आ जाते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं और 12वीं दोनों ही लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ है क्या, तो लोकल गवर्नमेंट ये है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ध्यान रखना, ये ग्रामीण प्रशासन की बात करेगा, ठीक है, और ये जो बात करेगा ये शहरी क्षेत्रों के लिए है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये शहरी क्षेत्र के लिए और ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ग्राम पंचायत चुनाव, या इसको हम बोल सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। तो इसके अंदर है क्या, 11वीं अनुसूची के अंदर है पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज है, और इसके अंदर जो है शहरी क्षेत्र में क्या है, वो नगर पालिकाएं हैं। इसके अंदर क्या है, नगर पालिकाएं हैं, क्लियर है। इन्हें जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को, कब जोड़ा गया था, पंचायती राज व्यवस्था को जो लाया गया था वो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में, 1993 में, ठीक है। 1993 में 2 संशोधन हुए थे, एक हुआ था 73rd और एक हुआ था 74th, और ये वाला जो आया था ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में हुआ था, क्लियर है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 11वीं अनुसूची जो है संबंधित किससे, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। इसके अंदर कुल कितने विषय हैं, इसके अंदर 29 विषय हैं वर्तमान समय में, जिन पर पावर जो है वो कानून कितने, ग्राम पंचायतें हैं 3 तरह के, इसमें अंदर ग्राम पंचायत मिलेंगी, और एक हमारे जो BDC मेंबर होते हैं, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अभी आगे पढ़ेंगे, इस पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इसको क्या हुआ, त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया जाए। कुछ राज्यों में 4 स्तरीय व्यवस्था भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, क्या क्या है इसके अंदर, एक तो होता है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो वो प्रधान होता है। उसके बाद एक होता है क्षेत्र पंचायत, इसी क्षेत्र पंचायत को BDC बोलते हैं, गाँव में चुनाव होते हैं इसके। और इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरी जो होता है वो होता है जिला पंचायत, जो कि जिला स्तर पर होते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह का, और इसी हिसाब से 3 तरह की समितियां भी बनती हैं, उनको हम पढ़ाएंगे। एक ब्लॉक स्तर पे होती है, ग्राम स्तर पे ग्राम समिति होती है, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक समिति होती है, और जिला स्तर पर जिला समिति होती है। और जिला स्तर पे जो जिला समिति, उसका हेड जो होता है वो जिला अधिकारी होता है, DM होता है। तो ये है आपकी कौन सी, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 11वीं अनुसूची, और ये है 74वां संविधान संशोधन जो है वो कौन सा है आपका, 12वीं अनुसूची। इसके अंदर अगर हम विषय की बात करें तो कुल 18 विषय इसके अंदर हैं, 18 विषय हैं, जिन पर
प्रशासन करने के लिए क्या होता है, जो नगर निगम पार्षद वगैरह होते हैं, फिर उनसे ऊपर मेयर भी होते हैं, इस तरीके से चुने जाते हैं। यहाँ पर भी कमेटी होती है, ये शहरी क्षेत्रों के लिए है और वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। तो ये हैं आपकी कुल 12 अनुसूचियाँ, जिनके बारे में हमने आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में समझाया। ये 12 अनुसूचियाँ अगर आप तैयार करके जाते हैं, प्लस हमने जो आपको पहले पढ़ा दिया है अभी तुरंत प्रस्तावना से, तो यहाँ से सीधे 2 क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं, 2 क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो एक क्वेश्चन तो 100% यहाँ से पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्लासेस अटेंड करते रहना है। अगर आपको बेहतर ढंग से अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपनी तैयारी को एक नए मुकाम पर लेके जाना है, तो आप आइडियल क्लासेस के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू करते रहें क्लास। इस तरीके से आपको क्लासेस जो हैं वो नियमित रूप से प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये चीज़ें सब इम्पॉर्टेंट हैं, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आपको आज की क्लास में एक एक अनुसूची के बारे में डिटेल में समझा दिया है और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपने आगे की क्लास में हम इसी को लेकर आएंगे। पंचायती राज व्यवस्था, इससे संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं, कैसे इसको लागू किया गया, कहां पर इसे पहली बार लागू किया गया, अब पूरे देश के अंदर कैसे कैसे व्यवस्था चल रही है, कौन कौन सी इससे रिलेटेड कमेटी हैं, इसका इतिहास क्या है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट में सबसे ज़्यादा समझ आया और किसके बारे में कोई डाउट है, या अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लियर है? थैंक यू।